बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और बड़ी हैरानकुन भी। पता नहीं क्यों तहरीक इंसाफ को जो बंदा शनासी है वो आती नहीं है, या फिर उन्हें जानबूझकर इस तरह की हरकत करने का शौक़ है। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इसके जो नए सदर हैं सैयद वाजिद अली शाह गिलानी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर बने थे और तहरीक इंसाफ की भरपूर सपोर्ट के बाद बने थे। इनको तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया था, एडवोकेट शुएब शाहीन साहब ने भी सपोर्ट किया था और अली बुखारी साहब ने भी इनको रिकमेंड किया था। ये तीनों लोग थे जो पेश रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में, और सैयद वाजिद अली शाह गिलानी साहब को इन्होंने बार का प्रेसिडेंट जो है वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से बनवाया। लेकिन तकरीबन एक ही महीना गुजरा था कि वो बिल्कुल बदल गए हैं। अब वाजिद शाह गिलानी साहब जो हैं वो उनका जो माजी है उसकी तरफ जाए बगैर मैं असल मुद्दे के ऊपर आता हूँ। दरख्वास्त जो है वो एक दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सीनियरिटी के मामले पर। जो सीनियरिटी का इशू हुआ था 3 जजेस के तबादले के बाद, अब दोनों चीज़ों को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। तो आज ये लेटर आप साथ देख रहे होंगे। इस लेटर के अंदर आप बखूबी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि हम वो दरख्वास्त जो 3 जजेस के तबादले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक सीनियरिटी का तनाज़ा है उसको हल करने के लिए उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से, वो वापस लेने का उन्होंने लेटर लिख दिया और वापस लेने का जो फ़ैसला है वो किया है। और इसमें लिखा है कि जो प्रेसिडेंट हैं सैयद वाजिद अली शाह गिलानी और उसके बाद जो चौधरी अहमद जजा साहब हैं सेक्रेटरी, उन्होंने ये जो है अथोराइज़ किया है मिस्टर अनीस मोहम्मद शहजाद को कि वो विड्रॉ कर लें कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन नंबर 23/2025 जो पेंडिंग है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए 3 जजेस के तबादले को और उसके बाद पैदा होने वाले तनाज़े को। अब ये तहरीक इंसाफ के इतना करीब मामला क्यों है? क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो थे, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनके होते हुए तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ था वो ना मिलने के बराबर था। लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद मामला ये था कि फिर जो अक्यानी साहब हैं वो चीफ जस्टिस बनने के इम्कानात थे, वो मोस्ट सीनियर जज थे। उसके बाद तो उनका रास्ता रोकने के लिए मोहसिन अख्तर क्यानी साहब का 3 जजेस को ट्रांसफ़र करके लाया गया और उनमें से एक जज सरफराज डोगर साहब, उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया गया जस्टिस आमिर फ़ारूक के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद। और उसके बाद हालात आपके सामने हैं, केसेस डिले हो रहे हैं, दरख्वास्तें लग नहीं रही हैं, मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी जो है इस वक्त वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की एक तरह से जारी है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। अब तहरीक इंसाफ जो है वो बार के थ्रू प्रेशर बना सकती थी, लेकिन जिस बार के थ्रू प्रेशर बनाना था उसका जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाया उन्होंने मुकम्मल भरपूर सपोर्ट देने के बाद, वो आज जो है वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के सीनियरिटी के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियरिटी के मामले और उसके साथ साथ जजेस के ट्रांसफ़र पर जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बार की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, वो वापस ले ली जाए कि हम इसमें भाई पार्टी ही नहीं है, हम इससे दूर रहेंगे। यानी कि उन्होंने अब पूरा 180 डिग्री जो है वो टर्न किया है और वो सपोर्ट हासिल करने, जीतने और सीटें हासिल करने के बाद अब बदल गई है। इसके ऊपर सीरियस सवालात जो है वो उठ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो खदीजा सिद्दीकी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि खान के नाम पर इस्लामाबाद बार का वोट लेने वाले थोड़ी गैरत खा लेते, आइन और कानून को ही कुछ समझ लेते। दरख्वास्तें विदड्रॉ मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस पिक एंड चूज़ करके लाने की मुकम्मल तौर पर उनको लाइसेंस जो है वो दे दिया गया है, इख्तियार दे दिया गया है। इसके ऊपर एक और बड़ी अहम ट्वीट जो है वो अज़हर मशवानी साहब ने किया है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उन्होंने इसके अंदर बाकायदा तौर पर जिक्र किया है अपने ट्वीट के अंदर, और उन्होंने लिखा है कि ये जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन आई थी नियाज़ुल्लाह नियाज़ी पीटीआई के जो हैं फोकल पर्सन है इमरान खान के, और उसके बाद एडवोकेट शुएब शाहीन और अली बुखारी साहब, उनसे उन्होंने कहा कि ये अशखास आप लोगों के रिकमेंडेशन थे तो एक माह में कैसे मुकम्मल तौर पर बदल गए। जिन इमरान खान के नाम पर वोट दिलवाए जाते हैं, क्या उनसे आप लोग सवाल करेंगे या उनका एहतसाब करेंगे? खैर, अब सवाल और एहतसाब करने का वक्त जो है वो भी मेरे ख्याल में गुजर चुका है। पहले से ही बंदा चुनने से पहले शायद उन्हें ये होमवर्क कर लेना चाहिए था कि भाई कौन आगे हमारे लिए आवाज़ उठाएगा या कौन डट कर खड़ा होगा या कौन आगे चलेगा। बहरहाल
ये अब तहरीक इंसाफ की तरफ से इसके ऊपर बात की जा रही है, एतराज़ात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और ये एक तरह से वैलिड बात भी मुझे इसलिए लगती है कि तहरीक इंसाफ के वोट से अगर वो बने हैं और अब वो तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ अगर आगे नहीं चलते हैं, तो जाहिर है उसमें फिर तहरीक इंसाफ के लोगों का भी उतना ही कसूर है। और वोट लेने के बाद सियासतदान बदलते तो बहुत देखे हैं, ये एक और बदल जाएंगे तो कौन सा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन वोट देने से पहले तहरीक इंसाफ को ज़रूर सोचना चाहिए था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आज 9 मई के केसेस भी हुए। 9 मई के केसेस के हवाले से फवाद चौधरी साहब का केस था, सनम जावेद साहिबा का केस था, उसके अलावा कुछ और 2-3 बड़े अहम तरीन केसेस थे, इमरान खान का केस था। 9 मई के हवाले से जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं आज वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि जी हमने इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग का जो टेस्ट है वो करवाना है। ये तमाम टेस्ट जो है करवाने हैं, इसलिए इमरान खान को जो है वो हमारे हवाले किया जाए। अब इसकी जो मुकम्मल मालूमात है वो मैं आपके सामने ज़रा रख देता हूँ। इसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने आज पैरवी की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इमरान खान से मुलाकात ही हमारी नहीं हो रही है। तो चीफ जस्टिस ने फिर उनको कहा कि देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप जाएं और बग़ैर हुक्मनामे के, यानी कि बग़ैर किसी चीज़ के आपकी आज मुलाकात हो जाएगी। मैंने अपनी ज़ुबान से कह दिया, यही काफ़ी है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं उनको कहा जाता है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से कि आप मुलाकात अरेंज करवाएं। वो हामी भरते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर अडेला जेल जाते हैं। अडेला जेल जाकर तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के अहकामात की इतनी वैल्यू है कि अडेला जेल की इंतज़ामिया जो है वो इतनी ताकतवर है, उनके पास जो सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने बहरहाल मुलाकात जो है वो नहीं करवाई और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब वहाँ से वापस आ गए। मामला था वो ये था कि वॉइस मैचिंग टेस्ट करना था प्रोसिक्यूशन ने, और फोटोक्रोमेटिक टेस्ट करना था और पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करना था। अब इन तीनों टेस्ट के लिए इमरान खान पहले ही मना कर चुके हैं। वो क्यों? उन्होंने कहा कि 9 मई जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और प्रोसिक्यूशन जो मेरे टेस्ट करना चाह रही है मशीनें लगाकर कि क्या इमरान खान का जो बयान हम लेंगे, बयान देते हुए इमरान खान झूठ तो नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो मशीनों से तो चेक नहीं होगा। अवाम खुद फैसला कर सकती है, अवाम से पूछ लें कि वो सच बोलता है या नहीं बोलता। लेकिन बहरहाल वो मशीनें लगाने के लिए प्रोसिक्यूशन को अब इजाज़त चाहिए। तो इमरान खान इसके ऊपर पहले कह चुके हैं कि भाई 9 मई को मैं गिरफ्तार हुआ, 10 मई, 11 मई और 12 मई तक तो मैं तो नैब की कस्टडी में था, तो आपने मेरे से क्या सच और झूठ पूछना है? जो पूछना है वो नैब वालों से पूछे कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, मेरे ऊपर जो 9 मई का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इन टेस्टों से पहले भी इमरान खान जो है वो इनकार कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ये टेस्ट नहीं करवाना चाहता। ज़ाहिर इसमें कॉन्सेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहने के बावजूद आज मुलाकात नहीं करवाई और चीफ जस्टिस के अहकामात के बावजूद अडेला जेल इंतज़ामिया ने भी मुलाकात नहीं करी। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को अंदाज़ा हो गया होगा कि सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस अगर अहकामात जारी करते हैं तो फिर जो कहा जाता है, इमरान खान साहब भी कहते हैं कि पूरे अडेला को एक कर्नल जो है वो कंट्रोल करता है। तो अगर ये बात सच है और कर्नल कंट्रोल करता है तो आज फिर वो कर्नल जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के अहकामात से ज़्यादा ताकतवर है। तो ये एक मामला जो है वो आज ये भी हुआ है। दूसरा, जो सिविलियन का ट्रायल है उसको चैलेंज किया हुआ है, उसके खिलाफ फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं वो भी आज हुई। ख्वाजा हारिस का जवाबुल जवाब जारी रहा और कल तक वो मामला भी अब चला गया है। अब आते हैं बलूचिस्तान के अंदर अख्तर जान मैंगल साहब का जो धरना था, आज की अहम तरीन अपडेट ये भी वहाँ से आई है कि उन्होंने अपना धरना जो है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारा सिर्फ धरना ख़त्म हो रहा है, हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा। जब तक ख़वातीन को रिहा नहीं किया जाएगा, ख़ास तौर पर महरंग बलोच को, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम एक नई स्ट्रेटजी के साथ अब आगे काम करेंगे। धरना हम इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि हमारी वजह से बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ़ हो रही है और रस्ते जो बंद हैं उसकी वजह से लोग तकलीफ़ में हैं। तो उनका जो बयान है मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, जो उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जारी किया। उन्होंने कहा कि आज मैं लखपास में बलूचिस्तान कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ 20 दिन से तवील धरने का इख्तिताम कर रहा हूँ।
आज से हमारी जदोजहद अवामी राब्ता मुहिम की सूरत में जारी रहेगी। ये फैसला सिर्फ बलूचिस्तान की अवाम की तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, क्योंकि सड़कों की बंदिश ने उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। जो लोग समझते हैं कि इससे हमारा एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, वो सख्त गलती पर हैं। जब तक महरंग और दीगर तमाम अफराद रिहा नहीं हो जाते, हमारी जदोजहद जारी रहेगी। हम हमेशा पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। ये जनाब आज उन्होंने अपना पैगाम जारी किया और उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर ना एक और बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो मौजूद थी। वो खबर थी जनाब एक जवान लड़का, ठीक है, उसके वालिद से भी वो आज मिले और उन्होंने अपने हैंडल के ऊपर ट्वीट कर रखा है कि बीएनपी के ज़िली सीनियर नायब सदर नूर अहमद मेराजी जो है मैंगल, उनके जवान बेटे को कल मुबैना तौर पर जबरी तौर पर लापता किया गया था और उसके बाद आज उनकी नाश जो है वो वीराने में मिली है। उस बच्चे की लाश मिली है। उसकी जो फुटेजेस हैं वो भी बड़ी दर्दनाक है, वो हम यहाँ पर शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने फुटेजेस भी साथ में लगाई हुई हैं। उनके जो वालिद से अख्तर जान मेंगल मिल रहे हैं, वो फुटेज ज़रूर आप साथ देख सकेंगे। तो ये जनाब बलूचिस्तान के बहरहाल हालात है, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि हम अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं। फिर जल्दी से बताता चलूँ, केपी हुकूमत के दो बड़े अहम मंसूबे में आज देख रहा था। उन्होंने आज जो है वो दो बड़े अहम मंसूबों का जो है वो इफ्तिताह एक तरह से कर लिया, इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। केपी हुकूमत के ऊपर हमने तनकीद भी बहुत की, जो उन्होंने अजीब काम किए, लेकिन जो अच्छा काम है उसकी तारीफ़ भी ज़रूर करनी चाहिए। एक तो उन्होंने सेहत कार्ड के हवाले से एक इनकलाबी कदम उठाया, वो इस तरह से कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नया ट्रांसप्लांट एंड इम्प्लांट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है और उसके अंदर अब लिवर, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कोक्लियर जो इम्प्लांट है समेत वो दीगर पेचीदा इलाज जो है वो बिल्कुल मुफ्त किए जा सकेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 अरब रुपये की खतीर रकम से अवाम के लिए ये सहूलत और सेहत के शोबे में ये सहूलियात जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई हैं और पख्तूनख्वा का हर शहरी इससे फ़ायदा उठा सकता है और उसको एक खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत जो है वो ज़रूर मिलती है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक तो ये बड़ा अहम तरीन, यानी कि अब कानों के अंदर जो समात के आले और कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे कोक्लियर जैसे कहते हैं, वो भी अब वहाँ तक इलाज जो है, बोन मैरो तक। और आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी डिटेल में उन्होंने चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं और उनके ऊपर अब मुफ्त जो इलाज है वो हुआ करेगा। लिवर, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो भी उसके अंदर। उसके बाद एक और जो बच्चियां हैं स्कूल जाती हैं और स्कूल जाने वाली जो बच्चियां हैं, अगर उनका घर 1.5 किलोमीटर से दूर है, ज़्यादा वक्त लगता है, तो उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि फ्री ट्रांसपोर्ट जो है वो अब उन बच्चियों को दी जाएगी और महफूज सफ़र उनके लिए बनाया जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि केपीके के अंदर जो ख़वातीन हैं उनकी तालीम के ऊपर बड़ी रुकावटें हैं, बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। तो जो असल चेहरा है पाकिस्तान का, असल चेहरा है पठान भाइयों का, केपीके हुकूमत का, वो भी हमें दिखाना चाहिए कि 6, 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास की जो बच्चियाँ हैं जो नई आएंगी, जिन्होंने छोड़ दिया था, अगर वो वापस आएंगी तो उनके लिए भी ये सहूलियात है। तो तमाम तर जो सहूलियात है उनको ये दी जाएंगी और बुनियादी तौर पर ये कोहिस्तान लोअर और अपर दोनों, कोलई पाल्स और तोरगर, हंगू, लकी मरवा, डेरा इस्माइल खान, चारसादा और कोहाट जैसे और बनू जैसे दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ ये सहूलत सबसे पहले शुरू की जाएगी। तो ये जनाब लड़कियों की तालीम के रास्ते में जो रुकावटें दूर करने के लिए महफूज जो और मयारी सफ़र जो है उसके लिए ये केपीके हुकूमत के ऐसे इक़दामात को भी हमें ज़रूर सराहना चाहिए। बहरहाल ये आज की तमाम तर डेवलपमेंट्स थी, आपके सामने रखी हैं, दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।